हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स में उसका भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है ऑप्टिक्स। तो भाग जो 2 है, इसमें हम लोग प्रकाश और तरंग के बारे में ज़्यादातर हमको अध्ययन करना है। ठीक है, इसमें जो पहला यूनिट है, भाग 2 का जो पहला यूनिट है वो है प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, प्रकाशिकी जो है बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर का पूछा जाता है। और प्रकाशिकी को हम लोग 2 भाग में अध्ययन करेंगे। प्रकाशिकी को 2 भाग में अध्ययन करेंगे, जिसमें एक होगा किरण प्रकाशिकी, दूसरा होगा तरंग प्रकाशिकी। मतलब कि किरण प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश को बतौर किरण पढ़ेंगे। ठीक है, और तरंग प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश को एक तरंग मान के पढ़ेंगे। तो प्रकाशिकी जो है बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं किरण प्रकाशिकी। ठीक है, किरण प्रकाशिकी में जो सबसे पहले हमको जानना है वो तो भाई जानना है प्रकाश क्या है, क्योंकि हम लोग प्रकाश को ही शुरू कर रहे हैं। जो हमारा यूनिट है वो है प्रकाशिकी। तो हमको तो सबसे पहले यही जानना पड़ेगा कि प्रकाश है क्या, हम प्रकाश किसे कहते हैं। एक बार पुनः बता दें कि प्रकाशिकी को हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, एक होगा किरण प्रकाशिकी, एक होगा तरंग प्रकाशिकी। तो हम लोग किरण प्रकाशिकी को शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ये सब सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इस शुरुआत में हमको सबसे पहले यही जानना पड़ेगा कि प्रकाश है क्या। ठीक है, तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जो प्रकाश है, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। ये तो क्लास 10th के लेवल का डेफिनेशन है और वहीं तक ठीक है। यहाँ पर हम इसको डेफिनेशन नहीं मानेंगे, थोड़ा सा हम लोग एडवांस समझेंगे। तो अब तक जो आपने पढ़ा है उसमें आपने यही जाना है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं, अर्थात प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। जबकि अभी इसके जस्ट पिछले वाले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में वहां हमने बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और वहां हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों का वर्गीकरण किया था। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वर्गीकरण किया था। उस वर्गीकरण में हम लोगों ने रेडियो तरंगे पढ़ा था, अवरक्त तरंगे पढ़ा था, पराबैंगनी पढ़ा था, सूक्ष्म तरंगे पढ़ा था। उन्हीं में एक गामा तरंग भी हम लोग पढ़े थे और उन्हीं तरंगों में एक तरंग हमने पढ़ा था दृश्य तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में जब उसका वर्गीकरण किया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत ब्रॉड चीज है, काफी लंबा चैप्टर है वो, उसका वर्गीकरण भी बड़ा है। अगर अलग अलग अध्ययन करें तो काफ़ी समय लगेगा उसको अध्ययन करने में। तो जब विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ा जाता है तो उसके वर्गीकरण में एक मिलता है वर्गीकरण दृश्य प्रकाश। मतलब कि वे तरंगे, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसको हम देख सकते हैं, वही क्या है? प्रकाश है। तो क्लास 10th के लेवल में सिर्फ यही बताया जाता है कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। लेकिन 12th लेवल में क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि क्या है प्रकाश। एक विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, वैसे आप क्लास 10th में ये भी जानते हैं, पढ़े होंगे कि प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना है। जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह प्रिज्म उस प्रकाश को
उसके अवयवी रंगों, जो 7 रंग है, उसमें डिवाइड कर देता है। ठीक है, उन रंगों का क्रम जो है इस तरह से होता है विबग्योर। वी से होता है वॉयलेट, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इन 7 रंगों से मिलकर बना है सूर्य का श्वेत प्रकाश। इन्हीं 7 रंगों से मिलकर जो है सफेद रंग का प्रकाश बनता है, और वही सफेद रंग का प्रकाश हम लोग जब देखते हैं तो उसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। इसमें जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी रंग का, बैगनी रंग, चूंकि देखिए जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग हो चाहे किसी भी तरह का तरंग हो तो उसका अपना खुद का तरंग दैर्ध्य होता है। तो प्रकाश में 7 रंग है, 7 प्रकाश है। ठीक है, प्रकाश का जो श्वेत किरण है उसमें कितने रंग है? 7 रंग है। उन 7 रंगों का अपना अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है, जिसमें बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो लगभग होता है 3500 एंगस्ट्राम, और जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है 7500 एंगस्ट्राम। कुछ किताब में जो 3500 है इसको 3500 से न शुरू करके ये 4000 से शुरू किया है, और ये 7500 से न शुरू करके यहाँ पर 8000 लिखा जाता है। कुछ बुक्स में हमने देखा है, ज़्यादातर किताब में ये मिलेगा और कुछ में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो लगभग 3500 से 4000 तक से शुरू होता है, और लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो 7500 से 8000 से शुरू होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि 3500 एंगस्ट्राम से 7500 एंगस्ट्राम, या 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक का जो तरंग है वही तरंग क्या है? तो प्रकाश है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रकाश का डेफिनेशन बनाना चाहे तो आप ऐसे ही बना सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में 3500 एंगस्ट्राम से 7500 एंगस्ट्राम तक के जो विद्युत चुंबकीय तरंग हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं, और इसको हम दृश्य प्रकाश भी बोलते हैं क्योंकि इनको हम अपने आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का कई डेफिनेशन लिखा जाता है। क्लास 10th लेवल में यही लिखा जाता है कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। लेकिन जब आप 12th के रेंज में आते हैं तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य 3500 एंगस्ट्राम से 7500 एंगस्ट्राम तक होता है। ठीक है, तो हम लोग प्रकाश को किरण के रूप में भी पढ़ेंगे, तरंग के रूप में भी पढ़ेंगे। तो ये डेफिनेशन आप ध्यान रखिएगा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य 3500 एंगस्ट्राम से 7500 एंगस्ट्राम या 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक होता है। ठीक है, और प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता भी करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्रकाश के गुण को समझ लेते हैं कि प्रकाश का गुण क्या है। ठीक है, तो प्रकाश के गुण में अगर हम सबसे 1 नंबर के गुण की बात करें तो प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में चलता है। जो प्रकाश है वो सदैव सीधी रेखा में चलता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता तो छाया नहीं बनता। जैसे छाया किसी वस्तु का बनता है, आप यहाँ पर हमारे हाथ का छाया यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे, तो प्रकाश हमारे हाथ पर पड़ रहा है, लेकिन जो हाथ पर प्रकाश पड़ रहा है वो हाथ तक ही रह जा रहा है, पीछे नहीं जा पा रहा है, तो वहाँ पर काला रंग हो जा रहा है, अंधेरा हो जा रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? छाया बोल रहे हैं। तो प्रकाश का सबसे पहला गुण क्या है कि वो सीधी रेखा में चलता है, वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रेखा में नहीं चलता है। ठीक है, तो प्रकाश सदैव
सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश का जो मार्ग होता है वो सीधा होता है, प्रकाश सीधा रेखा में चलता है। ठीक है। दूसरे गुण की बात करें तो प्रकाश का जो वेग होता है ना, प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का जो वेग है वो माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब कि देखिए, प्रकाश तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन बावजूद उसके प्रकाश अगर किसी माध्यम में गति कर रहा है, जैसे अभी हम जहाँ पढ़ा रहे हैं तो हमारे चारों तरफ माध्यम क्या है, हवा है, और हवा में प्रकाश आ रहा है, तो हमारा एक माध्यम हवा हो गया। अगर हम अपने ट्यूबलाइट को चाहे बल्ब को पानी में जलाएं तो अब वहाँ पर जो प्रकाश चलेगा, गति करेगा, वो तो पानी में गति करेगा। तो वहाँ का माध्यम क्या है, कुछ अलग है, वहाँ का माध्यम पानी है, यहाँ का माध्यम हवा है। तो यही प्रकाश जब हवा में गति करेगा तो उसका चाल कुछ अलग होगा, पानी में गति करेगा तो चाल कुछ अलग होगा। किसी अन्य जैसे कांच है, ठोस में गति करा देंगे तो चाल कुछ क्या होगा, अलग होगा। देखिए, सबसे एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये प्रकाश अगर किसी माध्यम में चल रहा है तो वो माध्यम के हिसाब से अपना चाल रखता है। मतलब कि जल में प्रकाश का चाल कुछ अलग, कांच में प्रकाश का चाल अलग, वायु में प्रकाश का चाल अलग, निर्वात में प्रकाश का चाल अलग, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए, जैसे सूर्य है, ठीक है, इधर कहीं पृथ्वी है, सूर्य इधर मान लीजिए, पृथ्वी इधर मान लीजिए, और आप जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक ऐसा भी स्थान है जिसको हम लोग निर्वात बोलते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, फिर भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है उसको जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो अलग बात है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वही सूर्य का प्रकाश, वही प्रकाश किरण जिस माध्यम में चलता है उसके हिसाब से उसका चाल क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कांच में इसका चाल 2 × 10⁸ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चाल घट गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रकाश जो है कांच में गति नहीं करेगा, बिल्कुल गति करेगा, लेकिन उसका चाल क्या होगा, अलग होगा। प्रकाश पानी में भी गति करेगा, लेकिन उसका चाल क्या होगा, अलग होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि प्रकाश जो है हर जगह चलेगा, किसी भी माध्यम में प्रकाश गति करेगा। ठीक है, किसी माध्यम गति करेगा, माध्यम नहीं रहेगा तभी भी गति करेगा, लेकिन अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ये हमारा मेन चीज है समझना। तो हमने पहला क्या जाना कि प्रकाश सीधा रेखा में चलता है, और प्रकाश दूसरा है कि प्रकाश का जो वेग है वो माध्यम पर निर्भर करता है कि किस माध्यम में प्रकाश चल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। बहुत बड़ा दूरी है ये। 3 के बाद 8 जीरो, 3 के बाद 8 जीरो आप दोहरा लीजिएगा, उतना मीटर प्रकाश चलता है कितना देर में, तो 1 सेकेंड में। ठीक है, अगला हम देखें प्रकाश के गुण। देखिए, हम प्रकाश का गुण पढ़ रहे हैं, प्रकाश का गुण हम गुण पढ़ रहे हैं। अगला जो गुण है उसमें यह कहा जाता है कि प्रकाश में ऊर्जा निहित है, और वो ऊर्जा किस रूप में रहता है, ऊष्मा के रूप में रहता है। तो प्रकाश में ऊर्जा निहित है। अब आपको कैसे पता कि प्रकाश में ऊर्जा है, तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश को सोलर पैनल पर गिराया जाता है तो सोलर पैनल क्या करता है, विद्युत बना के देता है। और हम लोग पहले से जानते हैं कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है, ना ही उत्पन्न की जा सकती है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा है, पैनल क्या करता है, सोलर पैनल उस ऊर्जा को लेता है और विद्युत ऊर्जा में बदल देता है।
उसको छोड़ दीजिए। आप गीला कपड़ा जब धूप में डाल देते हैं, गीला कपड़ा धूप में डाल देते हैं तो गीला कपड़ा क्या होता है, सूख जाता है। तो वो पानी जो वहाँ से सूख गया वो किसके कारण सूखा, तो वो सूखा ऊष्मा के कारण। और वो ऊष्मा कहाँ है, तो प्रकाश में है। अगर आपको ठंडी लग रहा है, आप धूप में चले जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ऊष्मा मिलने लगेगा, आपको ठंडी कम महसूस होगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश में क्या है, ऊष्मा है, उसी को हम बोलते हैं ऊर्जा है। ठीक है। इसके बाद हम कहें कि प्रकाश देखिए खुद अदृश्य है। प्रकाश खुद अदृश्य है, लेकिन हम इसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। ऐसा कुछ बुक में लिखा होता है कि प्रकाश खुद अदृश्य है, लेकिन इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश को कुछ राइटर जो है अदृश्य लिखते हैं, कुछ दृश्य लिखते हैं, लेकिन प्रकाश को हम देख सकते हैं तो वो अदृश्य में नहीं आता है। फिर भी हमने राजीव या अरिहंत के बुक में ऐसा पढ़ा था कि प्रकाश जो है क्या है, अदृश्य है, लेकिन इसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सकता है। ठीक है, उन्होंने जैसा लिखा वैसे लिखा। तो हम लोग इतना जरूर कहेंगे कि प्रकाश जो है हमें देखने में सहायता करता है। ठीक है, इसके गुण में अगर हम बात करें इसके अगले गुण की, तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। प्रकाश सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। इन कणों को फोटान कहते हैं। तो देखिए ये सब प्रकाश के गुण हैं कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटान बोलते हैं। इनको क्वांटा भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रकाश को किसी पृष्ठ पर आपतित कराएं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रकाश को किसी पृष्ठ पर आपतित कराएं तो क्या हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए पृष्ठ है, एक यह पृष्ठ है, एक यह पृष्ठ मान लेते हैं, और हम प्रकाश को पृष्ठ पर आपतित कराएं तो देखिए तीन ही चीजें हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि प्रकाश आए, टकरा के निकल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश आए, इसमें से पार होकर चल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि यह पृष्ठ इस प्रकाश का अवशोषण कर ले, अपने अंदर अवशोषित कर ले। तीन घटनाएं हो सकती हैं। तो यदि प्रकाश किसी पृष्ठ पर आकर टकराता है और टकरा के फिर लौट जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अगर प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है और प्रवेश करके अंदर चला गया तो वह अपने मार्ग से विचलित भी हो जाता है। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी हमने बताया कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तब वायु से प्रकाश सीधे कांच में प्रवेश करेगा तो वायु में प्रकाश का चाल ज़्यादा है, कांच में थोड़ा सा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो प्रकाश का चाल अचानक कम हो जाता है, इसीलिए वह अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या होता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को हम बोलते हैं अपवर्तन। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश अगर किसी सतह से टकरा कर वापस लौटता है तो परावर्तन है। प्रकाश उस तल में प्रवेश करके अपने मार्ग से विचलित हो गया तो अपवर्तन है। और प्रकाश जो है उस पृष्ठ के द्वारा अवशोषित हो गया तो क्या है, अवशोषण है। तो ये सारी घटनाएं प्रकाश के द्वारा ही हो पाती हैं। मतलब कि प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, इन सब घटनाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या है, प्रकाश का गुण रहा। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रकाशिक माध्यम की, कि ये प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। ठीक है। हम बात करते हैं प्रकाशिक माध्यम की। ध्यान दीजिएगा, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम का मतलब हुआ कि जिस माध्यम में होकर प्रकाश गति करता है वही क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गति करता है उस माध्यम को हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम
जैसे वायु हो गया, कांच हो गया, जल हो गया, पारा हो गया, कोई भी चीज आप ले लीजिए जिसमें से प्रकाश गति करेगा वही क्या है, प्रकाशिक माध्यम है। तो जो प्रकाशिक माध्यम होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम तीन तरह के, एक होता है पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम, पारदर्शी। दूसरा होता है पारभासी, क्या होता है, पारभासी माध्यम। और तीसरा होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी। तो प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शी, पारदर्शी में आता है स्वच्छ कांच, साफ सुथरा कांच, मतलब कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाए। मतलब हम किसी माध्यम के अगर आर पार देख पाते हैं तो क्या है, उसे हम बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। जैसे साफ सुथरा कांच है, ये चश्मा है, हम इस चश्मे के पार आसानी से देख पा रहे हैं, मतलब कि इसका अर्थ यही हुआ कि प्रकाश किरण इस चश्मे से होकर आसानी से पार हो जा रही हैं। तो ये जो चश्मा है इसका जो कांच है ये किस में आएगा, पारदर्शी माध्यम में आएगा। ठीक है। वायु क्या है, पारदर्शी माध्यम है, वायु जो है पारदर्शी माध्यम है। पारभासी का मतलब होता है कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश का कुछ भाग तो पार हो जाए लेकिन कुछ भाग इधर ही रह जाए, मतलब कि 100% प्रकाश जो है पार नहीं हो पाए, उसको हम बोलेंगे पारभासी माध्यम। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल वाला कागज, या घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, या हम कह सकते हैं कि पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं ये सब किस में आएगी, पारभासी माध्यम में। मतलब कि अगर उसको हम अपने सामने रखें ना तो उसमें से आर पार हम लोग देखेंगे लेकिन थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। तो धुंधला दिखाई देगा मतलब वो कैसा माध्यम है, पारभासी माध्यम है। तो पारदर्शी में क्या है कि प्रकाश पूर्णतः उस माध्यम में आर पार हो जाएगा, मतलब कि अगर हम सामने रख ले पारदर्शी माध्यम तो बाहर की चीज़ों को हम देख सकते हैं, वो है आपका पारदर्शी। जैसे वाहन में जो आगे ग्लास लगा होता है तो ड्राइवर उस ग्लास के बाहर देख लेता है आराम से, तो क्या है, पारदर्शी है। लेकिन उसी ग्लास को अगर स्क्रैच कर दिया जाए, खरोच दिया जाए, तो हम बाहर अच्छे से नहीं देख पाएंगे, तो अब वो क्या हो जाएगा, पारभासी माध्यम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब कि ऐसा माध्यम जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, मतलब कि प्रकाश आर पार नहीं गुजर पाए, उसको बोलेंगे अपारदर्शी माध्यम। जैसे लकड़ी हो गया, क्या हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, कागज हो गया, ये सब क्या है, अपारदर्शी माध्यम है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रकाशिक माध्यम। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश स्रोत में दो प्रकाश स्रोत सबसे मुख्य माने जाते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। देखिए, प्रकाश स्रोत का मतलब हुआ कि प्रकाश जहाँ से उत्पन्न होता है वही प्रकाश स्रोत है। ठीक है। तो प्रकाश स्रोत में दो तरह के प्रकाश स्रोत माने जाते हैं। एक होता है प्रदीप्त, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, और एक होता है अप्रदीप्त, अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत, अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत। इसको हम दीप्त भी बोलते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत, और इसको बोलते हैं अदीप्त। ठीक है। तो प्रदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब हुआ कि वह वस्तु जिसके द्वारा स्वतः प्रकाश निकलता है, मतलब कि प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, सबसे बड़ा तो सूर्य हो गया। तो इन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। और जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है वो दूसरे किसी दीप्त वस्तु, मतलब कि प्रदीप्त प्रकाश स्रोत की से निकली हुई प्रकाश से वो दिखाई देती हैं, तो उनको हम बोलते हैं अप्रदीप्त। जैसे ये हमारा मार्कर है, मार्कर से किसी तरह का प्रकाश नहीं निकलता है, बल्कि ये इस ट्यूबलाइट से आने वाले प्रकाश से प्रकाशित होकर हमको दिखाई देता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये अदीप्त कहलाएगा, मतलब कि अप्रदीप्त कहलाएगा। तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले
वस्तुओं को प्रदीप्त कहते हैं और जो नहीं उत्सर्जित करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त बोलते हैं। और अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन, जो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में टकराती है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में टकराती है और टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए कि हमने कांच ले लिया, दर्पण समझ लीजिए, चेहरा देखने वाला जो समतल दर्पण होता है वो हमने ले लिया। ये क्या है? ये दर्पण है, ठीक है, दर्पण। अब इस दर्पण पर हम क्या कर रहे हैं कि प्रकाश डाल रहे हैं। ऐसे दर्पण पर हम प्रकाश डाले और प्रकाश ऐसे टकरा के निकल गया, ठीक है। हमने दर्पण पर प्रकाश डाला, प्रकाश टकरा के निकल गया। तो जब किसी दर्पण पर या चिकने या पॉलिशदार सतह पर हम प्रकाश डालते हैं, प्रकाश को आपतित कराते हैं, तो वह प्रकाश उससे टकरा करके फिर अपने पहले वाले माध्यम में वापस लौट आता है। देखिए, इस माध्यम से प्रकाश आ रहा है, टकराया, फिर इधर निकल गया। ये माध्यम हमारा वायु है, ये माध्यम वायु है। और दर्पण आपका कैसा है? कांच का है। तो वायु से प्रकाश आया, कांच में टकराया और कांच से फिर निकल गया कहाँ पर? वायु में। तो जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराती है और टकरा के फिर अपने पहले वाले माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इस परावर्तन की घटना में जो प्रकाश किरण टकराने के लिए आ रही होती है, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, और जो किरण यहां से टकरा के जा रही है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो आने वाली किरण को आपतित किरण और यहां से टकरा के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आपतित किरण है, ये जिस बिंदु पर यहां पर टकराता है उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। प्रकाश किरण जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। अच्छा, प्रकाश जिस पृष्ठ पर आकर टकरा रहा है उसको हम बोलते हैं परावर्तक। परावर्तक पृष्ठ। तो ये जो आप दर्पण देख रहे हैं ना, जिस पृष्ठ पर आकर ये टकरा रहा है, इसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। तो आपतित किरण कौन सा किरण है? जो प्रकाश किरण आ रहा है टकराने के लिए वो आपतित किरण है, और जो यहाँ से टकरा के जा रहा है वो परावर्तित किरण है। जिस बिंदु पर आकर टकराया वो आपतन बिंदु है, और ये बिंदु जिस तल में है, जिस पृष्ठ पर है, उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। अब इस परावर्तक पृष्ठ के लंबवत और आपतन बिंदु से होकर जाने वाला जो काल्पनिक रेखा होता है, परावर्तक पृष्ठ के लंबवत और इस आपतन बिंदु से होकर जाने वाला जो रेखा होता है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब। इसको हम बोलते हैं अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो यहाँ पर कोण बनता है, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसको हम दिखाते हैं आई से। और इसी अभिलंब और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको हम आर से दिखाते हैं, और इसको हम बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन कोण।
आपतन कोण और क्या हो गया परावर्तन कोण। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि ये आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा के जाने वाली किरण परावर्तित किरण, जिस पृष्ठ पर टकरा रहा है परावर्तक पृष्ठ, जिस बिंदु पर टकरा रहा है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत जो रेखा खींचा जाता है उसको अभिलंब बोलते हैं। इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसको आपतन कोण कहते हैं। इसी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम की। परावर्तन के नियम, तो अगर हम प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन? तो आपतित किरण, देखिए पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। तो बिल्कुल एक ही तल में होता है। ये तीनों जो किरण है वो हमारे बोर्ड के तल में है। व्हाइट बोर्ड के तल में तीनों किरणें हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। ठीक है, ये तीनों अलग अलग तल में नहीं होती हैं कभी भी। तो ये हो गया। दूसरा इसका नियम है कि जो एंगल आई होता है वो सदैव एंगल आर के बराबर होता है। मतलब कि आपतन कोण जो है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। अब इसमें आपको थोड़ा सा एक ध्यान देना होगा कि जो परावर्तन होता है ना वो दो प्रकार का होता है। हम इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, ठीक है, और एक होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। जैसे कोई पूछे कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। देखिए नियमित परावर्तन में क्या होता है कि किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर अगर समांतर किरणें आपतित हो रही हैं, समांतर किरणें आपतित हो रही हैं और परावर्तन के पश्चात ये किरणें समांतर रहती हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपतित किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें हैं। तो अगर परावर्तन के पश्चात जो परावर्तित किरणें हैं ये समांतर निकलती हैं तो इनको हम कहते हैं कि ये नियमित परावर्तन है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि नियमित परावर्तन समतल और चिकने पृष्ठ से होता है, समतल और चिकने पृष्ठ से। जबकि अगर आपका पृष्ठ खुरदरा है, अगर आपका पृष्ठ खुरदरा है तो आपतित किरणें भले ही एक दूसरे के समांतर हों लेकिन परावर्तित किरणें अलग अलग दिशा में होती हैं। ठीक है, परावर्तित किरणें अलग अलग दिशा में होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन। और जो अनियमित परावर्तन होता है वो चिकने से नहीं होता, वो खुरदरे पृष्ठ से होता है। तो नियमित परावर्तन क्या हुआ? नियमित परावर्तन में पृष्ठ चिकना होता है, आपतित किरणें समांतर आती हैं और टकरा के समांतर ही निकल जाती हैं। मतलब परावर्तन के बाद किरणें कैसी होती हैं? समांतर हो जाती हैं। खुरदरे पृष्ठ से अगर प्रकाश का अपवर्तन होता है तो किरणें समांतर तो आती हैं लेकिन परावर्तन के बाद अलग अलग दिशाओं में निकलती है, तो उनको हम बोलते हैं कि ये अनियमित परावर्तन है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसी में एक शब्द आता है उत्क्रमणीय परावर्तन। उत्क्रमणीय परावर्तन का मतलब हुआ, अब एक चीज समझ लीजिए उत्क्रमणीय परावर्तन क्या होता है। उत्क्रमणीय परावर्तन में क्या होता है कि जैसे देखिए ये आपका कांच हो गया, ये आपतित किरण,
ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब। तो प्रकाश किरण ऐसे आ रहा है, टकरा रहा है, निकल जा रहा है। अगर हम इस परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें, मतलब कि प्रकाश किरण जहां से निकल रहा है वहां से हम प्रकाश किरण को भेजें, तो प्रकाश किरण इसी मार्ग से होकर जाएगा। मतलब कि यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें तो जो आपतित किरण है ना वो परावर्तित किरण जैसा काम करने लगेगा। मतलब कि प्रकाश को इस मार्ग पर भेजेंगे तो यहां से होकर जाएगा और इस मार्ग पर भेजेंगे तो यहां से होकर जाएगा। तो उत्क्रमणीय जो परावर्तन होता है उसमें यह कहा जाता है कि यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें तो जो आपतित किरण होता है वो परावर्तित किरण जैसा काम करने लगता है। तो ये जो घटना है इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय परावर्तन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग दर्पण के बारे में समझेंगे, जिसमें हम लोग समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।